एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए हमने पिछले अध्याय में 11th आर्ट में संविधान हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है संविधान। तो हमने देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, संविधान निर्माण के संबंध में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में क्या क्या खूबियां रखी हैं, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का मतलब क्या है कि देखिए हमारे यहाँ पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। व्यापार करने के माध्यम से जो है हमारे यहाँ अनुमति ली, फिर उन्होंने शासन कर लिया हमारे देश। उनका लंबे समय तक जो शासन रहा, उसके बाद में जब उनसे हमने आज़ादी पाई तब हमने ये तय किया कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा ही निर्मित रहेगा और इसकी अंतिम शक्ति जो है भारतीय जनता में रहेगी, अन्य किसी देश का हमारे ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। देखिए नंबर 2 है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। देखिए हम कई देशों के से तुलना करते हैं तो हमारा जो है क्षेत्रफल भी बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है, चीन के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का 7वां स्थान है। बड़े विस्तृत इस क्षेत्रफल की भूभाग की जनता को चलाने के लिए जो हमारा जो संविधान बना है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए संविधान सबसे बड़ा ये इसलिए है, कुछ देशों का मौखिक होता है, कुछ का जो है छोटा होता है, जिसमें अनुच्छेद भाग अनुसूचियां वो कम है। पर हमारे देखिए अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियां 12, इसके अलावा 5 जो है परिशिष्ट भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? भारत का है। देखिए भारतीय संविधान की लिखित और निर्मित संविधान है, जो मैंने बताया वो तीसरी विशेषता है कि लिखित एवं निर्मित। देखिए ये मौखिक नहीं है, जैसे कई देशों का जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड का संविधान है वो मौखिक है। हमारा लिखित भी और निर्मित का मतलब एक संविधान सभा द्वारा, जो हमारे भारत की जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बनाया गया है, इसका मतलब लिखित और निर्मित है। देखिए इसके बाद में अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था।
देखिए संसद शब्द आने का मतलब हो जाता है कि सीधा सा संबंध हमारा राष्ट्रपति से और मंत्रिमंडल से हो जाता है। क्योंकि देखिए संसद के दो अंग हैं मुख्य, लोकसभा और दूसरा जो है राज्यसभा, और तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति होता है। तो इसका मतलब अंतिम जो है शासन राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या होता है, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। लेकिन हमारी जो ये तो संवैधानिक होता है, पर पूर्ण शक्ति किसमें होती है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है में जो है पूर्ण शक्ति होती है, सारे काम जो है मंत्रिमंडल ही करता है। यदि मान लीजिए वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिमंडल में हो जाता है, यदि संसद का विश्वास समाप्त होने पर पूरी मंत्रिमंडल को ही क्या हो जाता है, त्यागपत्र देना होता है। मान लीजिए संसद का विश्वास यदि समाप्त हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल ही क्या होगा, त्यागपत्र देगा। इसके बाद में देखिए अगला जो है वो है मौलिक अधिकार, जिनके बारे में हमने अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए मौलिक अधिकार, अभी मौलिक अधिकारों का जो है हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए हमारे संविधान में जो है कुछ मूलभूत अधिकार हैं, उनको जो हमने सम्मिलित किया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिनका नेक्स्ट जो है अध्याय है उसमें हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि विस्तृत है इनका, एवं कर्तव्य भी हैं इसके साथ। ये भी हमारे संविधान में जो है सम्मिलित किए गए। इसके बाद में देखिए एकात्मक एवं संघात्मक का गुण। एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मिश्रण। देखिए भारतीय संविधान की हम बात करें, भारत एक संघात्मक राज्य है। भारत को क्या माना गया है, एक संघात्मक राज्य माना है। यूनियन ऑफ स्टेट जो है लिखा हुआ है संविधान में, इसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। अब एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का मतलब यह है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो देखिए कुछ स्तर तक एकात्मक है और कुछ स्तर तक जो है संघात्मक है। देखिए केंद्र की हम बात करें तो देखिए हमारे यहाँ केंद्र से शासन व्यवस्था चलती है। तो देखिए यहाँ जो शासन में जो शक्ति है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। बहुत सारे राज्यों को जो है शक्ति प्रदान की गई। केंद्र के पास तो है ही, पर केंद्र ने क्या किया, इन राज्यों को भी जो है शक्ति दे दी। अब कुछ ऐसी व्यवस्था होती है उसमें देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था ही होती है, वहाँ केवल मात्र एक ही जो है व्यक्ति विशेष जो है शासन करता है। पर हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, अंतिम जो फैसला है वो हमारे संघ का ही होता है। यदि राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो फिर उसका समझौता जो है संघात्मक व्यवस्था द्वारा ही संपन्न हो पाता है। इसलिए जो है हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए इसके बाद में अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ते हैं। न्याय हमने अरस्तु, प्लेटो, सुकरात,
से लेकर के अरस्तु प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत को हमने पढ़ा। न्यायपालिका करता है, एक जो है डिपार्टमेंट है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो देखो न्यायपालिका को क्या किया गया है, कार्यपालिका से अलग किया गया है, अलग किया गया है। क्यों किया गया है कि देखिए कार्यपालिका के दबाव में आकर के न्यायपालिका कार्य नहीं कर पाती है, इसलिए न्यायपालिका को अपने न्याय संबंधित कार्य में स्वतंत्र किया गया है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है किसी भी विवाद को अपनी सूझबूझ से सही तरीके से सही व्यक्तियों को सही न्याय मिले। इसलिए जो है न्यायपालिका में स्वतंत्रता शब्द को जोड़ा गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, उस पर किसी तरह से कोई व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का दबाव नहीं होता है, इसलिए वो अपना निर्णय स्वयं जो है सोच समझ करके अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगली बात करते हैं हम, 8 नंबर पे हमारा संविधान है, वो देखिए कठोर एवं लचीला। देखिए कठोर और लचीला की हम बात करें तो देखो एक छोटा सा जो है हमें संशोधन करने के लिए जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है 3 टाइप से। देखिए कठोर का मतलब ये होता है कि छोटा सा संशोधन करने के लिए भी हमें बहुत सारी लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे नियम कानून कायदे से मीटिंग होगी, बहुमत साबित होगा, बिल पास होगा, साइन होंगे, फिर उसका जो है संशोधन होगा। तो इसका मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है? कठोर है। और लचीली इसलिए है कि विशेष आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार का अनुच्छेद में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई वो होगा ही नहीं। इसलिए हमारा संविधान कठोर और लचीला है। इसके बाद में देखिए विश्व शांति का समर्थन। अगली जो हमारी विशेषता है संविधान की वो है देखिए विश्व शांति का समर्थक। देखिए प्राचीन काल से ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु शब्द भारत के लिए जो है ये प्राचीन काल में क्योंकि हम जो है शांति के पुजारी थे, पंचशील का हमारा सिद्धांत था, हमारी आस्था थी। तो देखिए हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 51, इसमें देखो स्पष्ट लिखा गया है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच में जो है न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्थापित करें। अर्थात राष्ट्रों के बीच में जो है शांति एवं सुरक्षा एवं न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करें।
ये पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक मित्रता का जो है भाव रखता है, एक बंधुत्व का, भाई बंधुत्व का जो भाव रखता है। हमारे प्रत्येक देशवासी के मन में जो है वैमनस्यता या किसी का बुरा या अहित करने की नहीं होता है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण है, वो है आपातकाल। देखिए आपातकाल उपबंध, देखिए आपातकाल के अनुच्छेद 352 है। एक तो अनुच्छेद 352 होता है, देखिए कोई देश पर बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा, सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो, युद्ध की स्थिति हो, तब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, किया जाता है। देखिए तीसरा है अनुच्छेद 356। ये देखिए राज्य का शासन संवैधानिक ढंग से या तरीके से नहीं चल रहा है तो राज्य में या राज्य के कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जैसे अभी देखिए राजस्थान की स्थिति थी, अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने समस्या हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री जी से यदि ये नहीं सुलझ पाता मामला, तो फिर संवैधानिक तरीके से शासन व्यवस्था नहीं होती और फिर उस स्थिति में क्या हो जाता, राष्ट्रपति शासन लगता। एक अनुच्छेद जो है 360 है, जो वित्तीय संकट होता है, उसका मतलब वित्तीय संकट, ये वित्तीय संकट आपातकालीन व्यवस्था होती है जो अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं हुई। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि देश जो है वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, तो देश में जो है या पूरे देश में या देश के कुछ भाग में जहां आपातकालीन स्थिति लगाने की आवश्यकता हो वहाँ लगाई जा सकती है। धन्यवाद। फिर आगे हम अगले अध्याय में जो है इसकी बाकी विशेषताएं और मूल अधिकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।